नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 13 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो भैया एरो इंडिया कंडक्ट होने वाला है 13 फरवरी से 17 फरवरी, 3 बिजनेस डेज में कंडक्ट होगा। 98 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, 30 से ज्यादा कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर आएंगे। तो ओवरऑल ये क्या न्यूज है? डिफेंस सेक्रेटरीज आएंगे बहुत सी कंट्रीज के जो बड़े बड़े डिफेंस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके सीईओज आएंगे। तो इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बात करेंगे। 6 नए गवर्नर्स को जो अपॉइंट किया गया है इनके बारे में देखेंगे। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो म्यूचुअल इवैल्यूएशंस होते हैं, तो इंडिया का म्यूचुअल इवैल्यूएशन हो रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के समय पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, तो इस पर्टिकुलर न्यूज को समझेंगे। उसके बाद 80 नाम की जो नदी है वाराणसी में, वाराणसी के नाम में 80 नाम की नदी से थोड़ा बहुत नाम को कंट्रीब्यूशन जाता है, तो ये पर्टिकुलर नदी की हालत खराब है, इसके बारे में देखेंगे। और चाइना अक्सई चीन में रेलवे लाइन बना रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर डिसेंटिंग जजमेंट, बेसिकली जब धर्म की बात होती है तो धर्म में भाई, धर्म एक तो होता है कि उस धर्म को फॉलो करने वाला इंडिविजुअल है, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो जो फॉलो कर रहा है एक इंडिविजुअल, वो अपने धार्मिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। और उसी धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला जब कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो मान लो कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट उठता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और एक इंडिविजुअल के बीच में, तो किसका राइट, किसका अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को लेके हिस्ट्री में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में अभी क्या हो रहा है, ये सब बात करेंगे। इंडिया यूएस के स्पेस कॉर्पोरेशन के रिस्पेक्ट में आर्टिकल है, इसको देखेंगे। अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम, वृंदा करत जी CPI मार्क्सिस्ट की लीडर है, थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल है, मैंने स्किप किया है। भैया राहुल गांधी जब कश्मीर के अंदर पहुंचे, कश्मीर के लोगों के अंदर एक आंधी सी उमड़ आई, लोग उनको देखने के लिए बाहर सड़कों पर उतर आए, सिक्योरिटी नर्वस हो गई। तो ऐसा क्या था इस बार राहुल गांधी जी ने जो एक्सप्रेस किया कि एकदम से इतनी बड़ी भीड़ आ गई उनको देखने के लिए, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल, इसको देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बेसिक फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स हैं, इसको देखेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इसको देखेंगे। तो 5 आर्टिकल्स में यहाँ पे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लेक्चर की नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर के और वीडियो के रिकमेंडेशन को यूट्यूब में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे, अगेंस्ट द क्लॉक मतलब रस्ट, एकदम जल्दी जल्दी में चीजें करना। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब आप बहुत तेजी से काम कर रहे हो, आपका पास समय चीजों के लिए है नहीं, तो आप बहुत तेजी से अर्जेंट बेसिस पे चीजें निपटा रहे हो। चलिए पहली न्यूज जिस पे बटू, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। भैया 6 नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं और फिर से एज एक्सपेक्टेड हमारी रूलिंग पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, रूलिंग बीजेपी पार्टी के ऊपर, कि भाई इन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं गवर्नर के, ये पॉलिटिकल मोटिवेशन के बेसिस पे किए हैं। जैसे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जस्टिस S अब्दुल्ला नजीर, इनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर कहां का, आंध्र प्रदेश का। बेसिकली अब्दुल्ला नजीर के अपॉइंटमेंट के ऊपर उंगलियां इसलिए उठाई जा रही हैं क्योंकि ये उस 5 जज बेंच के मेंबर थे जिसने नवंबर 2019 का अयोध्या वर्डिक्ट दिया था, और अयोध्या वर्डिक्ट में कहीं ना कहीं प्रो सरकार वर्डिक्ट था, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखो तो जो आंध्र प्रदेश के अभी के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, उनको छत्तीसगढ़ का गवर्नर बना दिया गया है, और आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर है जस्टिस नजीर, और जस्टिस नजीर अब्दुल्ला नजीर ने ओवरऑल ये अयोध्या वर्डिक्ट दिया था जो 5 जज की बेंच बनी थी। उसके साथ साथ नवंबर 2016 में जो 500 और 1000 की करेंसी नोट्स का डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इसके अगेंस्ट जो पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा एक्ट नहीं किया। उसके लिए जो बेंच बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजों की, उसमें भी अब्दुल्ला नजीर साहब थे। तो बेसिकली इस अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में इनडायरेक्टली सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अब्दुल्ला नजीर बहुत हद तक प्रो सेंटर पार्टी थे, इसलिए इनको यहाँ पे गवर्नर बनाया गया आंध्र प्रदेश का। ठीक है भाई। उसके आगे अगर आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी के 4 लीडर्स जिसमें हैं गुलाब चंद कटारिया, इन्हें भी ओवरऑल आप देखो तो यहां गवर्नर बनाया गया। गुलाब चंद कटारिया पहले तो लीडर ऑफ अपोजिशन थे राजस्थान में, अब कटारिया साहब नए गवर्नर हैं आसाम के। ठीक है ना। सिक्किम के नए गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बीजेपी लीडर है। झारखंड के CP राधाकृष्णन बीजेपी लीडर है, और हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला, ये भी बीजेपी लीडर है। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी साहब थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो इनकी जगह आए हैं झारखंड के गवर्नर रमेश बायस एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। और जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ये अब लद्दाख के गवर्नर बन जाएंगे, या फिर कह लो चीफ कमिश्नर बन जाएंगे। लद्दाख में पहले कौन थे? मिस्टर माथुर। फिर भैया लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक, ये लेफ्टिनेंट जनरल है नहीं, रिटायर हो चुके हैं, ये नए गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ की जो पुरानी गवर्नर थी अनुसुईया उइके,
ये भाई अब मणिपुर की गवर्नर होंगी, और मणिपुर के जो इनकम्बेंट गवर्नर थे ला गणेशन, अब ये गवर्नर हो जाएंगे किसके? नागालैंड के। बिहार के जो गवर्नर थे अभी इनकम्बेंट फागू चौहान, ये मेघालय के गवर्नर होंगे। और हिमाचल प्रदेश के अभी के जो इनकम्बेंट गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो बिहार के गवर्नर होंगे। तो ये कुछ गवर्नर से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। लद्दाख के गवर्नर आर.के. माथुर साहब और महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी साहब, ये प्रॉपर तरीके से रिजाइन कर चुके हैं। इनको किसी भी नई जगह का गवर्नर अभी के लिए नहीं बनाया गया। अब गवर्नर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे तो पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपॉइंटमेंट्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात की जाती है, जो कि गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 153 के हिसाब से बोला गया है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। जब गवर्नर काम करता है वो डुअल कैपेसिटी में काम करता है, वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होता है और साथ साथ केंद्र की सरकार का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है उस पर्टिकुलर राज्य में। क्योंकि फेडरल सिस्टम यहां पे केंद्र और राज्यों के बीच में ताकत बटी हुई है, राज्य सेक्शनिस्ट टेंडेंसी ना अडॉप्ट कर लें, इसलिए गवर्नर का राज्य में होना जरूरी है। आर्टिकल 157 और 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पोस्ट ऑफ गवर्नर की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं। कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जैसे कि भारत का नागरिक होना, 35 साल से ज्यादा की उम्र होना, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कर कोर्स में गवर्नर का ऑफिस 5 सालों का होता है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। डिसमिसल कौन करता है गवर्नर्स का? तो भैया प्रेसिडेंट कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वैलिड रीजन के बिना गवर्नर का डिसमिसल ज्यादातर केसेस में नहीं होता है। नेक्स्ट बाय जीएस पेपर 2, FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन सेंट्रल एजेंसीज गियर अप। ये क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का असेसमेंट होने वाला है इंडिया का इन द 4th राउंड ऑफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन। हर साल म्यूचुअल इवैल्यूएशंस होते हैं, इस साल का 4था राउंड चलेगा और इसमें इंडिया का FATF इवैल्यूएशन होगा, असेसमेंट होगा। बेसिकली हर कंट्री जो कि FATF की मेंबर है उसका असेसमेंट होता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया की कंट्रीज का असेसमेंट करता है FATF, इंडिया तो खुद FATF का मेंबर है, ठीक है ना। इसी असेसमेंट के समय पे पाकिस्तान को ओवरऑल ग्रे लिस्ट में डाला गया था, फिर ग्रे लिस्ट से हटाया गया, तो अब इंडिया का भी असेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करेगी। रियल एस्टेट में जो लॉबीज इन्वॉल्व हैं इनको चेक करेगी कि क्या ये नो योर कस्टमर नॉर्म्स को फॉलो करेगी। देखिए बड़े स्केल में पैसों की लॉन्ड्रिंग कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में होती है, जैसे ट्रेड में, जैसे रियल एस्टेट में। आपको पता होना चाहिए रियल एस्टेट के जो बिल्डर्स होते हैं वो बड़े लेवल पे पैसों की डीलिंग करते हैं। तो अगर पैसों का हेर फेर करना है, ब्लैक में पैसा घुमाना है, तो रियल एस्टेट में पैसा डाल सकते हो आप। तो उस कंटेक्स्ट में नो योर कस्टमर नॉर्म्स को प्रॉपर तरीके से रियल एस्टेट में चेक किया जाता है। रियल एस्टेट के ऊपर सरकार की मॉनिटरिंग होती है। आप देखो रियल एस्टेट के अंदर रेरा बनाई गई है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। पहले क्या होता था कि कोई बिल्डर से फ्लैट खरीदने जाता था या घर खरीदने जाता था, तो मान लो 50 लाख का घर है, तो वो रजिस्ट्री कराता था 25 लाख की, 25 लाख बाद में कैश में अलग से देता था जिसके ऊपर वो टैक्स नहीं भरता था। तो ये 25 लाख ब्लैक का व्हाइट इस प्रकार से ट्रांजैक्शन हुआ करती थी। तो बाद में सरकार ने बना ली रेरा। रेरा के अंदर प्रॉपर नो योर कस्टमर नॉर्म्स फॉलो करने हैं किसी भी पर्टिकुलर बिल्डर को। तो कुल मिला के ओवरऑल जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग हो रही है तो इस बात को चेक किया जा रहा है कि जिस भी कंट्री का असेसमेंट हो रहा है वहां की रियल एस्टेट लॉबी क्या प्रॉपर तरीके से KYC नॉर्म्स को फॉलो कर रही है। और इंडिया के अंदर सारी एजेंसीज अलर्ट हो गई, खासकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के अंदर अगर किसी एजेंसी के पास है तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एंगल्स और केसेस को पेर्यूज करती रहती है। रिसेंटली अगर आप देखो तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ईडी ने 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज को अटैच भी किया है। फिर भारत सरकार मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए समय समय पे बहुत सारी सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कंडक्ट करती रहती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया के अंदर, जिसका टाइटल था नो मनी फॉर टेरर। और नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया ने ऑफर किया कि हम हेडक्वार्टर्स यहां पे बना सकते हैं, मतलब इंडिया के अंदर बना सकते हैं इसका। फिर एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ग्लोबल काउंटर टेररिज्म रिजाइम को लेकर मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर भी। तो ये जो FATF है, FATF का पॉसिबल ऑन साइट असेसमेंट इंडिया के अंदर नवंबर 2023 में ड्यू है और इसके ऊपर डिस्कशन होगा जनवरी 2024 की जो मीटिंग होगी FATF की वहां पे। वैसे तो इंडिया का असेसमेंट पहले होना था, इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया। इंडिया कोई बहुत बड़ा आप कह लो
टेररिस्ट से हम अफेक्टेड हैं, बट इंडिया के अंदर से टेररिज्म का उदय नहीं होता, इसलिए एफएटीएफ का असेसमेंट जरूर हो रहा है इंडिया का, बट इट इज मेयर ऑफ फॉर्मेलिटी। चेक किए जाएंगे बहुत सारे अरेंजमेंट्स, और वो चेकिंग मेनली इस बात की होगी कि जो थर्ड पार्टी प्लेयर्स इंडिया की जमीन को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको रोका जा सके। ऑब्वियस सी बात है, एफएटीएफ का कोई असेसमेंट इंडिया के अंदर का टेररिज्म नहीं चेक कर रहा है, रीजन बीइंग टेररिज्म का उदय इंडिया के अंदर से लिमिटेड है। हाँ, इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म हो रहा है, इंसर्जेंसी हो रही है, तो उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे एफएटीएफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेगा। फिर जब म्यूचुअल इवैल्यूएशन होता है ओवरऑल, तो दो एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है। एक तो होता है टेक्निकल कॉम्प्लायंस फॉर असेसमेंट ऑफ वेदर नेसेसरी लीगल फ्रेमवर्क एंड एसोसिएटेड मेजर्स आर इन फोर्स। मतलब ओवरऑल टेक्निकल कॉम्प्लायंस मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, तो उसके लिए क्या प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क प्रेजेंट है, क्या प्रॉपर लॉज प्रेजेंट है, और वो लॉज क्या ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है, टू डिटरमिन इफ द सिस्टम्स आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग द डिफाइंड सेट ऑफ। मतलब सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और ग्राउंड लेवल पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अप्लाई हो रहा है तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, कितना उसका आउटकम निकल रहा है। इस रिगार्ड से देखो तो इंडिया के पास दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग लॉ है। इंडिया के अंदर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है, ब्लैक मनी एक्ट है, पिछले साल सरकार ने पास किया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल, जिसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाने के रिस्पेक्ट में ओवरऑल कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। ओवरऑल कोई भी इंडिविजुअल जो कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाता है, उनकी डिलीवरी सिस्टम से अपने आपको इन्वॉल्व करता है, तो उसके सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे, सीज कर लिए जाएंगे, अटैच कर लिए जाएंगे, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो फ्लो है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा इंडियन लीगल फ्रेमवर्क में, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में। फिर 2010 के एक रिव्यू में एफएटीएफ ने इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में कमी उठाई थी। क्या कमी थी? पहली बात तो ओवरऑल इंडिया के पीएमएलए एक्ट के अंदर जो कन्विक्शन होगा, कन्विक्शन के बेसिस पे ही आप एसेट्स को कन्फिस्केट कर सकते हो। देखिए, जो लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व है, टेररिज्म नहीं बोलना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर टेररिज्म एक फैसेट हो सकता है, एक सब पार्ट हो सकता है। ओवरऑल मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन बहुत ज्यादा बड़ी होती है। मनी लॉन्ड्रिंग में जरूरी नहीं टेररिज्म के लिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कुछ लोग ब्लैक मनी को घुमाने के लिए, टैक्स इनकम को छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसा इलीगली बाहर भेजने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग अगर हो रही है, किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया, तो जब वो इल्जाम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो जाता था, कन्विक्शन हो जाता था, उसके बाद ही उस इंडिविजुअल के एसेट्स फ्रीज किए जाते थे। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अगर किसी के ऊपर क्रेडिबल इन्फो है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसके एसेट्स को सीज करो, अटैच करो। तो ये जो शॉर्टकमिंग थी, ये 2010 में आइडेंटिफाई की गई इंडिया में। उसके बाद भारत सरकार ने सेक्शन 8 क्लॉज 5 ऑफ द पीएमएलए एक्ट को बदला, और अब अगर आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हैं, आपके ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो भी आपके एसेट्स हैं तुरंत फ्रीज कर दिए जाएंगे, अटैच कर दिए जाएंगे। बाद में जब कन्विक्शन होगा, आप गिल्टी पाए जाते हो, नहीं गिल्टी पाए जाते हो, तो लीगल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डेसिफर किया जाएगा कि हाँ भाई, जो भी एसेट्स सीज किए गए उनको रिलीज करना है या जब्त करना है, वो उस समय पे देखा जाएगा। लेकिन द मोमेंट आपके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, आपके एसेट्स सीज हो जाएंगे। ये पहली बात बोली गई। दूसरा, 2010 के रिव्यू में एफएटीएफ ने इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में कमी उठाई कि इंडिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक स्टैंड अलोन ऑफेंस नहीं है। स्टैंड अलोन ऑफेंस मतलब किसी और पीनल स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर आपके ऊपर किसी ऑफेंस के चार्जेस लगाए जाते हैं, और उस ऑफेंस के अंदर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो आपके ऊपर पीएमएलए के प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन बाद में आप देखो तो सेक्शन 44 में एक एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस किया गया, और यह बोला गया कि मान लो किसी एसोसिएटेड क्राइम में आप इन्वॉल्व हो और उससे मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम का उदय हो रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की अलग इंक्वायरी चलेगी, उस एसोसिएटेड क्राइम की अलग इंक्वायरी चलेगी। ये जॉइंट ट्रायल नहीं होगा, ये अलग अलग ट्रायल होगा। मतलब अब मनी लॉन्ड्रिंग एक स्टैंड अलोन ऑफेंस है। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के प्रोविजन के अंदर किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल हुई। अक्सर कर ऐसा होता है कि बिजनेसमैन बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पूरा टैक्स नहीं देना चाहते, तो वो टैक्स को स्किप करना चाहते हैं, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अपने पैसे को अल्टरनेटिव ज्यूरिसडिक्शन में शिफ्ट कर देते हैं और उसको अपना लॉस दिखा देते हैं। तो अब ये दो प्रकार का क्राइम हो गया, एक तो आपने इनकम टैक्स एक्ट को वायलेट किया, दूसरा आपने मनी लॉन्ड्रिंग की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपके अगेंस्ट इंक्वायरी चलाएगा ही चलाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी भी आपके ऊपर चलेगी। अब पहले ऐसा होता था कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर केस चलाएगा तब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल उदय होगा। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक स्टैंड अलोन ऑफेंस है, भले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर केस ना चला रहा हो, मनी लॉन्ड्रिंग का चल जाएगा।
लेकिन इस पर्टिकुलर फैसेट में भी एक प्रॉब्लम आ गई। जुलाई 2022 में आया विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, और इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ऐसा बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट की गई तो समझिए। ये पर्टिकुलर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलता है कि इफ द एक्यूज्ड इज डिस्चार्ज्ड और एक्विटेड or the prosecution stands quashed with respect to the associated predicate offense, there shall be no offense of money laundering। मतलब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन था एबी, अब एबी बिजनेसमैन ने मान लो 1000-2000 करोड़ रुपए कमाया, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं भरा और उस इनकम को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू किसी अल्टरनेटिव जुरिडिक्शन मान लो स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिया। तो एक तो उसने आईटी इनकम टैक्स एक्ट के नियम कानूनों को वायलेट किया, वहां पे तो इंक्वायरी चलेगी, और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी उसके ऊपर इंक्वायरी चलेगी। अब मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल की डेट में अपनी इंक्वायरी में ये बोल देता है कि हाँ भाई इसने कोई क्राइम नहीं किया, ये जो 1000 करोड़ का इसने जो पैसा है दूसरे जुरिडिक्शन में शिफ्ट किया ये सही था, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं ले सकते वगैरह वगैरह। मतलब आईटी डिपार्टमेंट ने जो इंक्वायरी चलाई थी इस इंडिविजुअल के ऊपर, इस इंक्वायरी को खारिज कर दिया जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे थे ना वो भी खारिज हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो इंक्वायरी भी बंद हो जाएगी। ऐसा बोला जुलाई 2022 के विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट ने। तो इस बात को लेकर एक्सपर्ट्स और सरकार काफी टेंशन में आ गए। सरकार का यह बोलना है कि ठीक है भाई, एसोसिएटेड जो ऑफेंस है उसको भले क्वैश किया जा रहा हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग भी उतना बड़ा क्राइम है। अगर इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर के पैसे को चैनल डाइवर्जन करते हुए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के थ्रू इधर उधर डिविएट किया जाता है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, तो मनी लॉन्ड्रिंग मानी जाएगी, वहां के रिस्पेक्टिव लीगल प्रोविजंस लागू होंगे। तो भैया एसोसिएटेड क्राइम के क्वैश होने के चलते आप मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम को भी क्वैश कर दो, ये एक सही अप्रोच नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज अ कंसेप्चुअल कंडक्ट बेस्ड ऑफेंसिव। ठीक है ना, सिविल लीगल सिस्टम में एक कंडक्ट बेस्ड ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग, और बेसिकली ऑफेंस को तो डिफाइन किया गया है इंडियन पीनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जनरल क्लॉजेस एक्ट में। ऑफेंस क्या है? एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बट कंडक्ट बेस्ड क्राइम का कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमारे इंडियन पीनल कोड में है नहीं। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग जो कि कंडक्ट बेस्ड ऑफेंस है, कॉन्सेप्चुअल ऑफेंस है, तो एक तो कॉन्सेप्चुअल ऑफेंस या कंडक्ट बेस्ड ऑफेंस की कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं है इंडियन पीनल कोड में। दूसरा, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि वो एसोसिएटेड क्राइम जिससे पीएमएलए के चार्जेस बाहर निकले हैं, अगर वो एसोसिएटेड क्राइम क्वैश कर दिया जाता है तो पीएमएलए के चार्जेस भी क्वैश कर दिए जाएंगे, जो कि अपने आप में मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट जंग में एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। फिर बात की जाए इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस मतलब कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी नियम कानून बनाए हैं आपने देश के अंदर, क्या वो इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंजेस ला रहे हैं? तो इफेक्टिवनेस आप सिर्फ इस बात से मेजर नहीं करोगे कि कितनी प्रॉपर्टी और एसेट्स को आपने अटैच किया, सीज किया, फ्रीज किया। इफेक्टिवनेस इस बात पे भी डिपेंड करती है कि अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा है तो उसमें कन्विक्शन रेट क्या है, क्या उसके खिलाफ वो इल्जाम प्रूव हो रहा है। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें बहुत से कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, ओवरसीज एंटिटीज के साथ फाइनेंशियल डीलिंग्स होती है। तो जो पैसा इंडिया के अंदर है वो कहीं ना कहीं घूमते हुए बाहर के देशों में पहुंचेगा, तो ओवरसीज ज्यूरिडिक्शन आ जाता है यहाँ पे। तो जो भी पैसों की डीलिंग हुई है उसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बाहर के देशों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और अक्सर कर बाहर के देशों में क्या हो रहा है वो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को पता नहीं चल पाता है ड्यू टू वांट ऑफ ज्यूरिडिक्शन। अब कोई भी ऑफिसर इंडियन गवर्नमेंट का मुंह उठा के किसी दूसरे देश में जाके तफ्तीश नहीं कर सकता, इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो नेचुरली मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहां पे ओवरऑल जो भी ज्यूरिडिक्शन है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग है। और आज की डेट में तो मनी लॉन्ड्रिंग में जो क्रिमिनल्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज जैसे एसेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रिप्टो एसेट्स को भी सीज किया है। तो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेशन कोशिश तो की जा रही है सरकार के द्वारा ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की, उसमें इफेक्टिवनेस भी दिख रही है, बट कन्विक्शन रेट अच्छा है बट अभी अप टू द मार्क नहीं है। और कन्विक्शन रेट ऑब्वियस ही बात है थोड़ा स्लो है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है ओवरसीज एंटिटीज का इन्वॉल्व होना। जो ट्रांजैक्शन है बाहर के देशों में होती है और बाहर के देशों से जवाब उतना आसानी आता नहीं। अब मान लो यूएई के साथ इंडिया के अंदर बैठे किसी मनी लॉन्ड्रिंग आप कह लो क्रिमिनल ने 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया, तो यूएई की अथॉरिटीज जल्दी उस ट्रांजैक्शन को टेस्टिफाई नहीं करेंगी। रीजन बीइंग फिर ज्यूरिडिक्शन के ऊपर भी सवाल आता है कि यार तुम्हारी सरकार के नीचे क्राइम चल रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। समझ गए? फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 3 डिफेंस एरो इंडिया फ्लाइज हाई विद 98 पार्टिसिपेटिंग नेशन।
भैया 14वां एडिशन हो रहा है। बाई एनियल एरो इंडिया का 2 साल में एक बार होता है। अगर आप देखो तो 809 इंडियन और फॉरेन कंपनीज 35,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में ये पर्टिकुलर एरो इंडिया कंडक्ट कर रही हैं। 251 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पे साइन होंगे 75,000 करोड़ के। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव होगी जिसमें 32 फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इंडिया अपने इंडिजीनियस मिलिट्री हार्डवेयर को भेजने की पिच यहां पे पब्लिश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 5 दिन का एरो इंडिया 13 से 17 फरवरी लॉन्च करेंगे। 3 बिजनेस डेज में ये कंडक्ट होगा। काम क्या है इसका? टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ एयर प्लेटफॉर्म, हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बेचने की हम कोशिश करेंगे। फिर इंडिया के अंदर एडवांस्ड इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने की, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन करने के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होंगे। एरो इंडिया 2023 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मीडिया पर्सन्स को एड्रेस करते हुए बताया कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस और प्रोग्रेस को दिखाएगा। आगे आने वाले समय में एक स्ट्रांग और सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर इंडिया का एक पाइवोटल रोल प्ले करेगा इंडिया को टॉप 3 वर्ल्ड इकोनॉमीज बनाने के लिए। 73 सीईओज आएंगे ग्लोबल और इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के। एयर चीफ आएंगे 29 कंट्रीज के। डिफेंस मिनिस्टर आएंगे 32 कंट्रीज के। टोटल रिप्रेजेंटेटिव 98 कंट्रीज की तरफ से आएंगे। बहुत से एस्पेक्ट्स के ऊपर बात होगी। जो डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव है ना, ये बातचीत करेगा ऑन डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, R&D, जॉइंट वेंचर, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, प्रोविजनिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे मंथन की भी बात की जा रही है। मंथन इज एन एनुअल डिफेंस इनोवेशन इवेंट। इस मंथन में इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, MSMEs, इंक्यूबेटर्स, एकेडमिया, इन्वेस्टर्स, डिफेंस और एरोस्पेस इकोसिस्टम के आएंगे। सेमिनार्स कंडक्ट होंगे, R&D के ऊपर बातचीत होगी, तो उसको भी कहीं ना कहीं इसके साथ जोड़ा जा रहा है। फिर यहां पे बात कर ली गई है ALUAV की, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल की। ये एक प्रकार का प्रोटोटाइप है जिसको डेवलप किया गया है इंडियन और US की एयरफोर्स के साथ मिलकर। इसको भी इस साल फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली ALUAV के मॉडल के प्रोटोटाइप को भी पोर्ट्रे किया जाएगा एरो इंडिया 2023 में। देखिए, ALUAV की बात की जाए तो 2021 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और US का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया ALUAV के ऊपर अंडर द जॉइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम्स इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, DTTI। इंडिया का जो बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है और एरोस्पेस डायरेक्टोरेट जो है US एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी का, वो इंडियन और US एयरफोर्स के साथ मिलके ये जो प्रोजेक्ट है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहा है। ये प्रोजेक्ट एग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में साइन हुआ था 30 जुलाई 2021 को। तो ये जो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है ALUAV का, मतलब एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, ये आता है अंडर रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में साइन हुआ था जनवरी 2006 में और रिन्यू किया गया जनवरी 2015 में। तो ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है इंडिया US का, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। इसके अंदर ही DTTI बनाया गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव बनाया गया 30 जुलाई 2021 को। DTTI का काम क्या है? To bring sustained leadership focus to promote collaborative technology exchange and create opportunities for co-production and co-development of future technologies for Indian and US military forces। आपको बताऊं, UPSC में और बाकी एग्जाम में इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं आपके सामने। आपसे इस प्रकार का पूछा जा सकता है एक MCQ, जैसे कि DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव इंडिया का इनमें से कौन सी कंट्रीज के साथ, US, यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे, आपका कनाडा, ये ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपसे आंसर मांगा जाएगा, तो याद रखिएगा इस प्रकार की चीजों को। DTTI के अंदर इंडिया US ने मिलकर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं लैंड, लेवल, एयर और एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजीज को लेकर, जिनका काम क्या है, जिनका फोकस है म्यूचुअली एग्रीड प्रोजेक्ट्स इन रिस्पेक्टिव डोमेन। तो आई होप चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई हैं। ये जो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है, इट आउटलाइंस द कोलैबोरेशन बिटवीन एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी, इंडियन एयरफोर्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स डिजाइन, डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम्स टू डेवलप ALUAV प्रोटोटाइप। ठीक है भाई, तो ये मैंने डिटेल में सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी हैं। GS पेपर 3 रिवर पॉल्यूशन की बात करते हैं। ये बात की जा रही है वाराणसी की असी नदी की। वाराणसी के साउथ में है आपकी असी नदी और नॉर्थ में बहती है आपकी वरुण नदी। तो ये वरुण नदी और असी नदी जहां पे जाके मिलती है, उससे जस्ट पहले ये वाराणसी का आपका शहर है।
वाराणसी के शहर को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और G20 की बहुत सी मीटिंग्स वाराणसी के अंदर हो रही हैं। उसके बावजूद भी देखिए तो वाराणसी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो 2 डजन नाला सीवर्स नालियां हैं आपकी वाराणसी की नदी के अंदर और ये नालियां अपना गंदगी असी नदी में डिस्चार्ज करती हैं, जिसके चलते असी नदी बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। उत्तर प्रदेश का जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो वहां पे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में और डेनमार्क के बीच में। यहाँ पे 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा डेनमार्क की तरफ से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को साफ करने के लिए। एक स्मार्ट रिवर लेबोरेटरी लगाई जाएगी, बट एक्चुअली में इनिशिएटिव्स ग्राउंड लेवल पे चीजें को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, और स्पेसिफिकली अस्सी जैसी नदी को ये कैसे इंपैक्ट करेंगे ये भी क्लियर नहीं है। हालांकि अस्सी नदी को बचाने की कोशिश जो लोकल लेवल पे लोग हैं वो कर रहे हैं। अगर आप देखो तो अस्सी नदी मुक्ति अभियान मनाया गया था 2012 में। इस अभियान में वाराणसी के रेजिडेंट्स इन्वॉल्व हैं। इनका प्राइमरी एम था कि इंक्रोचमेंट्स को हटाओ, ओवरऑल अस्सी नदी को अपने पुराने फॉर्म में वापस लेके आओ। अस्सी नदी की मैपिंग फर्स्ट टाइम की गई थी और वाराणसी गैजेटियर में इसको पब्लिश किया गया था 1866 में, जिसने बताया था कि वाराणसी शहर के बीच में अस्सी नदी की विड्थ लगभग 50 मीटर की है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब अस्सी नदी की मैपिंग हुई थी, लेकिन इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं किया गया। फिर अस्सी नदी को रिविटलाइज करने के लिए मैटर गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास, जिसने एक कमिटी बना दी जो कि एक एक्शन प्लान तैयार करेगी फॉर द रेस्टोरेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ अस्सी रिवर। अभी अस्सी रिवर के ऊपर इंक्रोचमेंट्स की न्यूज काफी हद तक मीडिया में आ रही है। सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी अस्सी नदी के लिए कुछ किया जाए। हालांकि एक अच्छी बात है कि अस्सी नदी के अंदर पॉल्यूशन ऐसा बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की वजह से नहीं है, सीवर्स की वजह से ज्यादा है। तो डोमेस्टिक घरों में जो कचरा पैदा होता है जो कि नालियों के थ्रू डिस्पोज ऑफ किया जाता है, यही नालियां जाके ड्रेन हो जाती हैं अस्सी नदी में, तो अस्सी नदी में गंदगी इस वजह से है। तो पॉल्यूशन मैपिंग की जा रही है और एग्जैक्टली पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस पॉल्यूशन का उदय क्या है, सोर्स क्या है, ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। फिर अगला, चाइना प्लानिंग अक्सई चिन रेलवे लाइन टू कनेक्ट तिब्बत एंड जिंजियांग, जीएस पेपर 2 सिक्योरिटी चैलेंजेस बॉर्डर एरियाज। तो चाइना जल्दी ही एक नई रेलवे लाइन बनाना शुरू करेगा जिंजियांग और तिब्बत के बीच में, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से होके गुजरेगी। यहां पे एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म रेलवे प्लान पेश किया गया है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के लिए। इसको पब्लिक बनाया गया था पिछले हफ्ते। तिब्बत रेल नेटवर्क अभी के लिए 1400 किलोमीटर पे खड़ा है। इसको 2025 तक 4000 किलोमीटर किया जाएगा और रेलवे लाइंस को इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पास पहुंचाया जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है जिंजियांग तिब्बत रेलवे। इसमें प्रॉब्लम यह है कि अक्सई चीन के थ्रू होके ये पास करेगी G219 जो नेशनल हाईवे है उसके बगल से। ये पर्टिकुलर जब हाईवे अक्सई चीन के अंदर बना था उसके चलते 1962 की वॉर की टेंशंस बढ़ी थी और अब इस हाईवे के बगल में एक रेलवे लाइन भी बना रहा है चाइना। ये पर्टिकुलर रेलवे लाइन अगर आप देखो तो तिब्बत में शिगात्से से शुरू होगी, नेपाल बॉर्डर के नॉर्थ वेस्ट से चलती हुई अक्सई चीन से होती हुई जिंजियांग में होटन जगह है वहां पे जाएगी। तो यहां पे दोस्तों आपको नजर आ रहा है शिगात्से से रेलवे लाइन ऐसे ऐसे चलते चलते ओवरऑल ये जो अक्सई चीन का इलाका है यहां से निकलते हुए ऊपर जिंजियांग में जाएगी। ये पर्टिकुलर इलाका आपको पता होना चाहिए इलीगली चाइना ने ऑक्युपाई करके रखा हुआ। यहीं पे G219 हाईवे जिसको लेकर 1962 की जंग छिड़ गई थी और अब आपकी रेलवे लाइन यहां से निकाल रहे हैं चाइना वाले। ठीक है, तो जो पहला सेक्शन है इस रेलवे लाइन का शिगात्से टू पाकुत्सो ये 2025 तक बनेगा और उसके बाद जो होटन तक की रेलवे लाइन है वो 2035 तक बनेगी। पहाड़ी इलाका है तो रेलवे लाइन बनानी यहां पे इतनी आसान भी नहीं है। तो 2025 तक बहुत से रेलवे प्रोजेक्ट्स जैसे कि यान निंगची सेक्शन सिचुआन तिब्बत रेलवे का, शिगात्से पाकुत्सो सेक्शन जिंजियांग तिब्बत रेलवे का और बोमी रॉक सेक्शन यूनान तिब्बत रेलवे का, ये सब बहुत तेजी से यहाँ पे बनाए जाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ल्हासा से लेके निंगची तक की भी यहाँ पे रेलवे लाइन बनी हुई है और निंगची से लेके चिंगड़ू तक की भी यहाँ पे रेलवे लाइन बनाई जा रही है। आपको चिंगड़ू यहाँ नजर आ रहा है दोस्तों, ये ल्हासा दिख रहा है आपको, लाचा से निंगसी, निंगसी से चेंगड़ू। चेंगड़ू आप कह लो एक हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोविंस है चाइना की, तो चेंगड़ू के साथ ल्हासा की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर रेलवे लाइन यहाँ पे बनी है ल्हासा से किंगची तक की और वो जो चिंगड़ू तक जा रही है, ये ओवरऑल अभी का जो टाइम ट्रेवल है 36 घंटे का, इसको 12 घंटे तक कर देगी।
तो दो चीजें होंगी इससे। ये जो रेलवे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तिब्बत के अंदर, ये दो पर्पसेस को सर्व करेगा। एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी को सर्व करेगा, चाइना बहुत जल्दी अपनी फोर्सेस को इंडिया बॉर्डर तक पहुंचा सकता है। दूसरा, तिब्बत का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाइना के साथ और तेज हो जाएगा, क्योंकि तिब्बत रेलवे लाइंस के थ्रू बहुत तेजी से मेनलैंड चाइना से जुड़ जाएगा। तो ये था दोस्तों करंट अफेयर्स। ओवरऑल करंट अफेयर्स में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों कर दीजिए। अब शुरुआत करते हैं हम लोग एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल, स्पिरिट ऑफ द लॉ लाइज इन द डिसेंटिंग जजमेंट। सुहृत पार्थसारथी साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, मद्रास हाई कोर्ट में एडवोकेट है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वैसे तो ये काफी मतलब सरकार के अगेंस्ट आर्टिकल्स लिखते हैं, लेकिन यहां पे एक बड़े इंपॉर्टेंट लीगल मुद्दे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। यहां पे सरकार वाला कोई एलिमेंट नहीं है। एक जजमेंट है सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर जजमेंट में एक रिलीजियस कम्युनिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन और उस रिलीजन को फॉलो करने वाले इंडिविजुअल, इन दोनों के राइट्स को कंपेयर किया गया। 1962 में सुप्रीम कोर्ट की एक 4-1 मेजॉरिटी से रूलिंग आई, जिसमें एक रिलीजियस ग्रुप के राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई एक इंडिविजुअल फ्रीडम के रिस्पेक्ट में। सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लीडर थे, जिनका नाम था दाई उल मुल्ताक, उन्होंने बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 को चैलेंज किया। यहां पे ये जो लीडर थे जिनका नाम था दाई अल मुल्ताक, इनका कहना क्या था? इनका कहना यह था कि भाई देखिए, मैं ओवरऑल दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज का ट्रस्टी तो हुई, उसके साथ साथ रिलीजियस लॉ के अंदर मुझे यह भी ताकत दी गई है कि मैं अपने डिनोमिनेशन के किसी पर्टिकुलर मेंबर को एक्स कम्युनिकेट कर सकता हूं। एक्स कम्युनिकेट मतलब मैं उसको अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाला कर सकता हूं। अपनी कम्युनिटी के अंदर जो भी एसेट्स है वहां पे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक्सेस ब्लॉक कर सकता हूं। और ये दाऊदी बोहरा कलेक्टिव राइट जो है रिलीजियस फ्रीडम का इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, वो उसको एक्सरसाइज करते हुए मैं कर रहा हूं। अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट था, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट, इस एक्ट के नाम से आप समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर लीडर से एक इंडिविजुअल को एक्स कम्युनिकेट करने का राइट छीना जा रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से कह लो। तो यहां पे कम्युनिटी का लीडर बोल रहा है कि मेरे पास एक्स कम्युनिकेट करने की ताकत है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन क्या कह रहा है 1949 कि आपके पास एक्स कम्युनिकेशन करने की ताकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं भाई, आपके पास एक्स कम्युनिकेट करने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 4-1 मेजॉरिटी जजमेंट हुआ। एक केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीपी सिन्हा साहब ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया। बाकी सबने बोला कि ठीक है भाई, एक ग्रुप के फेथ के रिस्पेक्ट में उसके लीडर के पास और ग्रुप के पास ताकत है कि हाँ भाई ठीक है, वो अपने किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को एक्स कम्युनिकेट कर सकता है। तो एक्स कम्युनिकेशन की ताकत दे दी गई रिलीजियस लीडर्स को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट को लगातार क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। और अभी रिसेंटली 10 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू जस्टिस ASO का जजमेंट ये बोल रहा है कि भाई देखिए, ये जो पर्टिकुलर जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिकंसीडर करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको रिकंसीडर इसलिए करना है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन के राइट्स हैं उनको बाकी फंडामेंटल राइट्स के साथ भी बैलेंस करना है। रिलीजियस डिनोमिनेशन का राइट है, हम इस बात को मानते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक इंडिविजुअल के राइट को इंपॉर्टेंस देना भी उतना ही जरूरी है। आप एक इंडिविजुअल के राइट को इग्नोर कर दो और रिलीजियस ग्रुप के राइट को अपहेल्ड करो बिना सेंस लगाए हुए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक्स कम्युनिकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ देखना पड़ेगा। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक देखिए सिंपल है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कनाडा बेवर्ली मैक्लाहन ने क्या बोला? नो मैजिक बैरोमीटर टू मेजर लिमिट्स ऑन रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर आप कहां लिमिट लगा सकते हो, इसका कोई प्रॉपर बैरोमीटर एग्जिस्ट करता नहीं है। रिलीजन और सोशल लाइफ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इंडिया जैसी कंट्री में तो बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं। रिलीजन के नाम पे तो देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन है हिंदूज मुस्लिम्स के बीच में। अब इस बात को अगर आप देखो तो एक पर्टिकुलर ग्रुप अपने ओवरऑल नियम कानूनों को एक इंडिविजुअल के ऊपर लगाता है, तो उसका इंडिविजुअल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। शिरूर मठ 1954 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया हमें धर्म के केवल उन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना है जो एसेंशियल है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मिनिएचर प्रोसेसिंग भी की गई है। छोटी छोटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सुप्रीम कोर्ट ने कभी कभी अपहेल्ड किया है और कभी कभी उनको रिजेक्ट भी किया है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आनंदी मार्गीस करके एक सेक्ट है, उसके अंदर तांडव डांस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये तांडव डांस इज इनएसेंशियल टू रिलीजन। हालांकि कहीं ना कहीं आनंदी मुर्गीज के अंदर तांडव डांस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कुल मिला के बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने पर्सनल परसेप्शन के हिसाब से और लीगल प्रिंसिपल्स के हिसाब से समय समय पे जजमेंट देते हैं, और वो जजमेंट प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने एक आइडियोलॉजी ली, दूसरे ने उसके अगेंस्ट आइडियोलॉजी ली। तो जब आप रैशनल चेक करते हो ग्रांटी ऑफ रिलीजियस फ्रीडम का, तो वहां पे आपको ग्रुप के राइट्स के साथ इंडिविजुअल के राइट्स भी देखने हैं। और इंडिविजुअल के राइट्स की बात की जाए तो अगर आप किसी इंडिविजुअल को एक्स कम्युनिकेट करते हो तो उस एक्स कम्युनिकेट करने से इंडिविजुअल राइट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से अगर एक इंडिविजुअल एक्स कम्युनिकेट हो जाता है तो उसके पास जो कम्युनल मॉस्क है, जो बरियल ग्राउंड है, वो एक्सेस चला जाएगा। तो अगर इंडिविजुअल मर जाता है तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बरियल ग्राउंड पे उसकी आप कह लो डेड बॉडी को दफन नहीं किया जाएगा, वो कम्युनल मॉस्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक प्रकार से उसको आउटकास्ट बोल दिया जाएगा। अब इंडिया के अंदर आर्टिकल 17 में बात होती है अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी के अंदर पहले क्या होता था कि हाँ भाई ये हमारे बराबर के नहीं है, हम इनको छुएंगे नहीं, अछूत है ये। तो ये क्या था, एक प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, जहां पे एक इंडिविजुअल को आप साइड करो। आपको पता होना चाहिए अनटचेबिलिटी इज बैंड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये आउटकास्ट जब आप कर रहे हो, एक्सकम्युनिकेट कर रहे हो, ये भी तो आप वही कर रहे हो। एक ग्रुप के पास अगर ताकत आ जाती है कि इंडिविजुअल को एक्सकम्युनिकेट करने की, मतलब आप आर्टिकल 17 जैसी चीज कर रहे हो, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। ग्रुप राइट्स को इंपॉर्टेंस देना, तवज्जो देना जरूरी है, बट आप एट द कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ राइट ये तवज्जो नहीं दे सकते। तो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस किसी फेथ के लिए एसेंशियल है, हो सकती है, ये हम मानते हैं, बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन को किसी एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को अंडरमाइन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो आर्टिकल 26 राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन को रिकॉग्नाइज करता है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। और उस पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ में आपको एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल राइट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। एक्स कम्युनिकेशन सीरियस सिविक कॉन्सिक्वेंसेस लेके आता है एक इंडिविजुअल के लिए, उसके पर्सनल राइट्स को बहुत बुरी तरीके से वायलेट करता है, उसकी मीनिंगफुल राइट लाइफ को जीने के अधिकार को भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो ये जो एक्स कम्युनिकेशन होता है मेंबर्स ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हैं कि एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर बात आ जाती है, जो कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल सिविक सेंस में सही नहीं है। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही है। ठीक है भाई, अगला आ जाते हैं, इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग। यहां पे क्या बताया जा रहा है, तो भैया इंडिया और यूएस स्पेस के फील्ड में बहुत से इलाकों में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जैसे फॉर इनिशिएटिव ऑन क्रूशियल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अम्ब्रेला, ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, कॉमर्शियल स्पेस पार्टनरशिप कर रहे हैं। अभी 8th मीटिंग हुई यूएस इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 30 और 31 जनवरी 2023 को। और अगर आप इसको एसोसिएट करो कि नवंबर 2022 में यूएस ने अपना आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च किया, ओरियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया मून की तरफ, और बाद में इसको अर्थ पे वापस भी लेके आया गया। इंडिया भी अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान लॉन्च कर रहा है 2024 में। इंडिया अपने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहा है कि वो ओवरऑल स्पेस सेक्टर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, और यूएस और इंडिया का स्पेस सेक्टर आपस में कोऑर्डिनेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बट यूएस इंडिया का कोलैबोरेशन स्पेस की टेक्नोलॉजीज में उतना कारगर सिर्फ होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। मतलब यूएस इंडिया कोऑपरेशन इन स्पेस सेक्टर क्यों उतना सिंक्रोनाइज नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन, यूएस जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, इंडिया उतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है। इंडिया यूएस के स्पेस कॉर्पोरेशन में मिसमैच क्यों है, आउटर स्पेस की कैपेबिलिटीज में सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं है, इसको यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखो तो यूएस मून के ऊपर ज्यादा फोकस डाल रहा है, और इंडिया अभी कहां फंसा हुआ है, अर्थ ऑर्बिट्स में, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट 200 से 1200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और मून काफी दूर है। तो यूएस का फोकस मून पे ज्यादा है, क्योंकि यूएस की एक अकेली कंपनी स्पेसएक्स एक साल में कई सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में यूएस की जो सैटेलाइट लॉन्चिंग और प्लेसिंग कैपेबिलिटीज है वो अनपैरेलल्ड है, किसी भी और कंट्री के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो प्राइवेट एंटिटी स्पेसएक्स जो कि यूएस में रजिस्टर्ड है, इसने 2022 में 61 लॉन्च किए, और ओवरऑल इंडिया के लॉन्च 10 थे। तो अमेरिका ऑलरेडी लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी बादशाहत स्थापित कर चुका है, तो वो आउटर स्पेस पे फोकस कर रहा है, मून पे ज्यादा फोकस कर रहा है।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो इंडिया 10 से कम लॉन्चेस करता है हर साल। तो हम अभी के लिए तो लोअर अर्थ ऑर्बिट को ही टारगेट कर रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटीज को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना जैसी कंट्रीज के साथ कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लो अर्थ ऑर्बिट पे फोकस कर रहे हैं, यूएस मून पे फोकस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है। यूएस लो अर्थ ऑर्बिट में ऑलरेडी बादशाहत स्थापित कर चुका है, इंडिया काफी पीछे। अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट कंपनियां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 तक रिप्लेस करने की बात कर रही हैं और इंडिया डबल डिजिट लॉन्चेस नहीं कर पा रहा। कंट्री के पास मतलब इंडिया के पास लगभग 60 सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में, हम अभी एनुअली डबल डिजिट लॉन्चेस नहीं कर पा रहे। हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर केवल एक अकेली कंपनी 61 लॉन्चेस करती है एक साल के अंदर। तो इसीलिए नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है नासा के बीच में और इसरो के बीच में। तो इस प्रकार के डिसएग्रीमेंट को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, कैसे इंडिया और यूएस जैसी कंट्रीज आपस में स्पेस सेक्टर में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, तो सबसे जरूरी है कि सस्टेन्ड इंगेजमेंट किया जाए हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार। इस प्रकार के इनिशिएटिव्स को इंडिया यूएसए अगर मिलकर आप कह लो इंप्लीमेंट करते हैं तो नो डाउट ग्रांट लेवल पे काफी कुछ अचीव किया जा सकता है। एक तो ये बात बोली जा रही है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का रेट, आज की डेट में डिप्लोमेसी चल रही है बट डिप्लोमेसी से ज्यादा तेजी से एक टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन चल रहा है। यूएस टेक्नोलॉजिकली इंडिया से बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। तो भले ही डिप्लोमेटिकली इंडिया यूएस एक दूसरे के साथ इंगेज है बट टेक्नोलॉजिकली यूएस इंडिया से बहुत आगे है। इसीलिए भी यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखो तो सेटअप नहीं बन पा रहा है। तो बेटर ये हो सकता है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट ओन्ड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो यूएस की प्राइवेट कंपनीज के साथ डायरेक्टली इंगेज करे, ठीक है ना। इंडिया का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है इसमें इंडिया यूएस को एक्टिवली बेसिस पे इन्वॉल्व हो, यूएस ओवरऑल इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दे, इंडिया का जो इंटरेस्ट लो अर्थ ऑर्बिट में अपने आप को इन्वॉल्व करने का उसको एक पुश मिले। तो ये सब ओवरऑल इंगेजमेंट की बात हो रही है। क्यों नेचुरल तरीके से सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है इंडिया और यूएस स्पेस और एजेंसीज का, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट, अ मीडियम ऑफ कैथारसिस फॉर कश्मीरीज। तो यहां पे बात की जा रही है कि जब भारत जोड़ो यात्रा का लेग पहुंचा कश्मीर के अंदर और जब राहुल गांधी पहुंचे कश्मीर के अंदर, तो भाई जिस जोशो खरोश के साथ लोग राहुल गांधी की तरफ उमड़े वो अपने आप में देखने लायक था। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, लोकल पुलिस बिल्कुल आश्चर्यचकित थी। कश्मीर की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आश्चर्यचकित थी, केंद्र की सरकार आश्चर्यचकित थी। ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है। जब काजीगंज में पहुंचे मिस्टर राहुल गांधी, भैया टनल के थ्रू लोगों को एंथुजियाज्म देखने वाला था, बड़े स्केल पे लोग यहां पे आ गए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस प्रकार का जो टर्नआउट था प्रिडिक्ट ही नहीं किया था। फिर जब काजीगंज से खानाबाद तक गए मिस्टर गांधी तो एक बुलेट प्रूफ कार में बैठ के गए। ओवरऑल सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह इंश्योर किया कि नेशनल हाईवे को इस्तेमाल ना करें लोग, तो लोग खेतों से मतलब पैदल निकल चले उनकी स्पीचेस को सुनने के लिए। भाई ओवरऑल देखा जाए तो ये जो काजीगंज नाम की जगह है कश्मीर वैली में, ये मिलिटेंसी का हब रहा है और यहाँ पे वुमेन और बच्चे बिना जूतों के पैडी फील्ड से चलते हुए राहुल गांधी जी की स्पीच को सुनने जा रहे थे, उनसे हाथ मिलाने जा रहे थे, गले मिलने जा रहे थे। बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत सब ईगरली वेट कर रहे थे कि वो गांधी जी के साथ हाथ मिलाएं, मतलब राहुल गांधी, वो महात्मा गांधी मत समझ लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी कैसे बढ़ गई कश्मीर के अंदर, इसके बारे में यहां पे बात की जा रही है। पिछले साल जब राहुल गांधी जी यहां पे गए थे 1-2 साल पहले, तब तो उस लेवल पे था नहीं क्राउड। और कश्मीर के अंदर जब भी किसी सेपरेटिस्ट की स्पीच होती है या मिलिटेंट का फ्यूनरल होता है तब बड़े स्केल पे लोग आ जाते हैं। यहां पे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कैसे आ गए? अगस्त 2021 में जब 2 दिन की विजिट के लिए मिस्टर गांधी गए थे कश्मीर में, तब तो इतने बड़े लेवल पे लोग नहीं आए थे। इस बार शेरे क्रिकेट स्टेडियम से जो उनकी स्पीच थी वो डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम हुई है। तो ऐसा क्या था? तो बेसिकली यहां पे ये बताया जा रहा है कि एक तो लोकल लेवल की पार्टीज ने राहुल गांधी की विजिट को प्रमोट किया, प्लस ओवरऑल हाई हैंडेडनेस है जो केंद्र की सरकार की, उसके अगेंस्ट लोगों को एक अल्टरनेटिव नजर आ रहा है। इसलिए शायद राहुल गांधी जी की जो यहाँ पे पॉपुलैरिटी है कश्मीर के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी यहां पे कांग्रेस लीडर प्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्रकार की उम्मीद दिखा रहे हैं लोगों को, तभी शायद कश्मीरीज यहां पे एक बड़े स्केल पे राहुल गांधी जी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट भाई, नॉट लूजिंग स्टीम, द पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अ बिग फिलिप टू कंस्ट्रक्शन गुड्स। अब देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ना दोस्तों कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं और मैं आपको क्लियर बोल दूं कि ये स्टैटिस्टिक्स आपको नोट्स में जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर की ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो दिसंबर में जो ओवरऑल प्रोडक्शन ग्रोथ हुई है
वो 4.3% हुई है व्हेन कंपेयर टू दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूं। वहीं पे नवंबर 2022 की ग्रोथ व्हेन कंपेयर टू नवंबर 2021 7.3% थी। तो कहीं ना कहीं नवंबर में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी उस रिस्पेक्ट में दिसंबर की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कम है। उसकी वजह क्या है? तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो 3 सब हेड्स हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इनको प्रोड्यूस किया गया। मैन्युफैक्चरिंग 78% वेटेज रखती है। मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ हुई वो केवल 2.6% हुई, ठीक है ना। और नवंबर में ग्रोथ 6.4% थी। ये तो हो गई ईयर ऑन ईयर। अगर आप सीक्वेंशियल मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखोगे तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप देखो तो 7.6% जरूर बढ़ी है इलेक्ट्रिसिटी दिसंबर 2022 में व्हेन कंपेयर टू नवंबर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 1.5%। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो मैन्युफैक्चरिंग में नवंबर 2022 में व्हेन कंपेयर टू अक्टूबर 2022 6.9% की ग्रोथ थी, लेकिन दिसंबर 2022 में व्हेन कंपेयर टू नवंबर 2022 केवल 4.7% की ग्रोथ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दोनों में डिसेलरेशन देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या होता है? तो वो प्रोडक्ट्स जो कि हम अमूमन 3 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे साइकिल होता है, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया। अगर ये किसी पर्टिकुलर घर में आता है, टूटे ना तो कम से कम 3 साल के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, ठीक है ना। फोन हो गया, हालांकि फोन कुछ लोगों के लिए नॉन ड्यूरेबल होगा। अब जैसे मेरे जैसा इंडिविजुअल अगर मैं फोन खरीदता हूं 15-20 हजार का, तो कम से कम 3-4 साल तो इस्तेमाल करूंगा ही, जब तक वो खराब ना हो जाए। लेकिन जिनको फोन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शौक है वो क्या करेंगे भाई, 6 महीने में 1 साल में ही फोन बदल देंगे। तो 14 आया, फिर 18, 15 आया, फिर 16 आया, तो नया आईफोन के वर्जन खरीद रहे हैं जो कि 1 साल में आ रहा है। खैर वो एक अलग चीज है। नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल जैसे डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, अंडे मंगा लिया, दूध, ब्रेड मंगा लिया, ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का वो 10.4% ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। मतलब दिसंबर 2022 में दिसंबर 2021 के रिस्पेक्ट में 10.4% कम है, और दिसंबर 2022 में नवंबर 2022 के रिस्पेक्ट में 2.2% कम है। तो नवंबर में जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड नजर आई थी वो शायद फेस्टिवल पेंटअप डिमांड थी, जो कि दिसंबर में सूख गई है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। फिर एक चीज होती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं, वो प्रोडक्टिव गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मशीनरी हो गई। तो मान लीजिए इंडिया के अंदर चाइना से हम कोई मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं और उस मशीन से आप टेक्सटाइल का कपड़ा बनाओगे, तो वो एक प्रकार का कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो बीच की एक मशीन है जिसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो दिसंबर में व्हेन कंपेयर टू ईयर अर्लियर 7.6% का स्लो देखने को मिल रहा है। नवंबर 21.6 में कैपिटल गुड्स का ग्रोथ देखने को मिला था नवंबर 2022 में व्हेन कंपेयर टू नवंबर 2021 21.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन दिसंबर 2022 में व्हेन कंपेयर टू दिसंबर 2021 7.6% का डिसेलरेशन देखने को मिला है। नवंबर 2022 व्हेन कंपेयर टू अक्टूबर 2022 13% की ग्रोथ देखने को मिली थी कैपिटल गुड्स में, लेकिन दिसंबर 2022 में नवंबर 2022 के रिस्पेक्ट में केवल 0.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये बातें यहां पे बताई गई हैं। फिर प्राइमरी और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। इन पर्टिकुलर डिटेल्स को आप बहुत ज्यादा डेप्थ में मत देखो दोस्तों, क्योंकि ये मंथ वाइज मंथ डाटा है और मंथ वाइज मंथ डाटा आपके उतने काम का होता नहीं है। ये डाटा हर महीने आता है, आप सबके नोट्स पुटअप नहीं कर सकते, तो आप पढ़ के समझ लो, उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। फिर आ जाते हैं साइक्लिकल ट्रेवर्स। पाकिस्तान की सरकार से आईएमएफ के डेलीगेशन ने 10 दिन तक बात की और 9 फरवरी को इस्लामाबाद छोड़ के चले गए। अभी तक उन्होंने कोई फाइनेंशियल और फाइनल अनाउंसमेंट किया ही नहीं कि वो भाई क्या करेंगे उस पर्टिकुलर लोन का, $7 बिलियन का जो ऑलरेडी आईएमएफ पाकिस्तान को दे चुका है। जो नए $1.1 बिलियन का पैकेज देना है वो दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा पता नहीं। तो इंटरनेशनली बात होने लगी कि यार आईएमएफ की टीम ने तो कुछ बोला ही नहीं। शहबाज शरीफ की सरकार बोल रहे हैं कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, आईएमएफ की टीम यहां से बात कर लेगी, वापस जाएगी, वापस अपने हेडक्वार्टर्स में इनिशियल अपना इनसाइड प्रोसेस करेगी और फिर एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर फ्रस्ट्रेशन है भैया, नए टैक्सेस लगाए जाने पे आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला है, सब्सिडीज हटाने की बात की है, फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर लेवीज बढ़ाने की बात की गई है। तो ऑब्वियस सी बात है वेलफेयर के रिस्पेक्ट में और पॉपुलैरिटी के रिस्पेक्ट में आईएमएफ जो कंडीशंस इंपोज कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, वो लोगों को, आम जनता को पसंद नहीं आएंगे। पावर ब्लैकआउट्स पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। एनुअल इन्फ्लेशन जनवरी में पाकिस्तान में 27.5% था। $1 में 270 पाकिस्तानी रुपीस मिल रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान के $3 बिलियन से कम है। फरवरी 2014 से अब तक सबसे कम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इस समय पे पाकिस्तान को देख रही है।
बट अगर आईएमएफ की तरफ से एक एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाता है तो पाकिस्तान को थोड़ा फाइनेंशियल रिस्पाइट मिलेगा। वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, चाइना जैसे पार्टनर्स हो गए, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत तो उधार पे पैसा पाकिस्तान को दे ही देंगे। तो इकोनॉमिक इश्यूज इस समय पे पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा आगे हैं और कहीं ना कहीं ये जो क्राइसिस है दिस इज अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस इनसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उन्होंने खुद की इंडस्ट्रीज को उतना डेवलप किया नहीं है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इनकी बहुत ज्यादा कम है, एक शॉक वल्नरेबल इकोनॉमी है और एक ऐसी सरकार है जहां पे पता ही नहीं है कि सिविलियन सरकार को क्या बोलना है, आर्मी को क्या करना है। आर्मी अपना इंटरफेरेंस बंद कर नहीं रही, सिविलियन सरकार जो लिमिटेड डोमेन है उसमें वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके अपने लिए वोट खींचना चाहती है। अकाउंटेबिलिटी यहां पे ना के बराबर है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं है पिछले कई डेकेड्स में जो पूरे 5 साल एक बार में पूरे कर पाई हो। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए पाकिस्तान को ऑल आउट एंगेजमेंट करना पड़ेगा, टेररिज्म को खत्म करना पड़ेगा, अपने आसपास के पार्टनर के साथ बॉन्ड हमी बनानी पड़ेगी। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली इंडिया के साथ एंगेज करे उसको काफी फायदा हो सकता है, लेकिन उनकी डोमेस्टिक और टेररिज्म वाली पॉलिटिक्स, कश्मीर वाला मुद्दा उनको ऐसा करने ही नहीं देते। तो इस कंटेक्स्ट में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का एक बैक सीट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। लेट्स सी यहां पे आगे क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहां पे मैं लेक्चर खत्म करता हूं। आई होप आपको वीडियो सुनने में मजा आया।